have any information on that. Anybody wants to say something? Please go ahead. Anybody from who has done second mates with me? Yes sir. ईशान सैनी, ओके, वेरी गुड। ईशान, तेरे को मैंने क्या पढ़ाया था? नेविगेशन, स्टेबिलिटी, चार्ट वर्क या Yes. तीनों चीजें? नेविगेशन और स्टेबिलिटी पढ़ाई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यू आर फ्रॉम मे बैच और जून बैच? सर मे बैच। मे बैच, ओके। तो मैंने जो सुना है मे बैच वाले ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, दे वर मेकिंग कमोशन, थोड़ा अंग्रेजी का वर्ड है, मतलब दे वर लिटिल परेशान ज्यादा थे, ऐसा सही है क्या? ईशान, आई एम आस्किंग यू। नहीं सर ऐसे परेशान नहीं, मतलब वो थोड़ा था कि कैचअप करने में थोड़ा हो रहा था स्टार्टिंग में, अभी तो ठीक है सर। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइए ईशान, तुम्हारा जो मई में जब तुम लोग आए थे, तुम्हारा चार्ट वर्क पूरा खत्म हो गया? नहीं सर, वो काफ़ी स्टार्ट हुआ था काफ़ी स्पीड से, तो फिर बाद में हम ग्रास्प करने लग गए थे, तो वापस फिर अब स्लो डाउन हो गया वो थोड़ा। नहीं, अभी तो चार्ट वर्क की क्लासेस लग रही है तुम्हारी? अभी सर अब लास्ट वीक नहीं लगी है, इस सैटरडे बोल रहे हैं लगेगी फिर से 2 क्लासेस। इस सैटरडे लगेगी, ठीक है, ठीक है, ओके। दूसरी बात, आरकेटी सर ने तुम्हारे साथ में अभी 15 जून को ही क्लासेस स्टार्ट करी हैं रिगार्डिंग ग्रेट सर्कल, या उससे पहले शुरू कर दी थी? नहीं सर अभी स्टार्ट करी थी, मतलब 15 जून के बाद ही शायद। इसका मतलब ये हुआ कि जो जून बैच वाले बच्चे हैं उनका ग्रेट सर्कल ही तकरीबन कंप्लीट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ये बात भी सही है? तुम्हारा भी, इंक्लूडिंग यू, एज फॉर द नेविगेशन इज कंसर्न, नॉट द चार्ट वर्क। यस सर, यस सर। ओके, चलो, तो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ गई है, थोड़ी मेरे पास थी, थोड़ा आई वांटेड टू कंफर्म विद यू गाइस की स्टेटस क्या है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। सर चार्ट प्रोजेक्शन भी मे वालों का करा दिया उन्होंने। चार्ट पोजीशन भी करा दिया, ओके, वेरी गुड। हाँ ठीक है मनीष, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो मैं जो टॉपिक्स कराने वाला हूँ मैं बोर्ड पे लिख दूं? स्टार्ट कर सकते हैं? आप लोगों की इजाजत हो तो मैं स्टार्ट करूं, और किसी को कोई बातचीत करनी है तो 5 मिनट बातचीत कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक्सक्यूज मी सर। सर एक बार ना सर चार्ट प्रोजेक्शन से वापस से थोड़ा करवा दीजिए। नहीं, मैं चार्ट प्रोजेक्शन नहीं कराऊं, चार्ट प्रोजेक्शन आई विल नॉट डू, जिसने टॉपिक कराया हुआ है वही कंटिन्यू करेगा। अच्छा ओके सर। ठीक है, मैं अपना टॉपिक बताना चाहता हूँ कि मैं क्या कराने वाला हूँ आपको इस महीने और अगले महीने। फेज 1 के सर्टेन टॉपिक्स मैं कराने वाला हूँ, नॉट ऑल टॉपिक्स। और मेरे को तकरीबन रोज की एक क्लास मिलेगी, आई विल बी हैविंग 1 क्लास विद यू पर डे। बट मेरी गारंटी है, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की, कि अगर मेरी क्लासेस अच्छे से अटेंड करोगे तो नेविगेशन के सारे डाउट, जो बेसिक नेविगेशन है उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। मैं क्या जो भी टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, सब टॉपिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसके पीछे रीजन है कि आई एम नॉट वेल। तो मुझे अभी डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि कम काम करने के लिए, बिकॉज मेरे को कोविड हो गया था, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम इट एंड आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 20 डेज। 20 दिन मैं हॉस्पिटल में लगा के आया हूँ, तो मेरी फिजिकल एबिलिटी एट दिस मोमेंट इज नॉट अप टू द मार्क, तो मैं बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये मेरी एक ये कह सकते हैं ड्रॉबैक एट द मोमेंट है, जो तकरीबन महीने 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चल, तो आई एम राइटिंग डाउन ऑन द बोर्ड मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं स्लोली ग्रेजुअली।
I'll be taking with you guys, I'll be starting with horizon system. अब मेरे पास ना दो ऑप्शन है कि मैं ये मान करके चलूं कि ये आपको आता है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊं। आप लोग क्या चाहते हैं? सर बीच बीच वाला। बीच बीच वाला मतलब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं सेकंड मिनट को बढ़ाता हूँ उतना स्लो नहीं, बीच का रास्ता निकालूं। ये बात सही है? वेरी गुड। तो ये मैं सबसे पहले टॉपिक कराऊंगा। देन फेज 1 में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, मेरी एक बात याद रखना। और न्यूमेरिकल जो सेकंड मिनट में आते हैं और जो फेज 1 में आते हैं उसमें डिफरेंस कहां पर है? फेज सेकंड मिनट में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं नेविगेशन के, वो सिंगल टॉपिक के आते हैं। सिंगल टॉपिक का मतलब क्या हुआ, समझाता हूं मैं। जैसे एक टॉपिक है हमारा एजीमथ, एक टॉपिक है हमारा एम्पलीट्यूड, एक टॉपिक है हमारा मैक्सिमम एजीमथ, सर्कमपोलर बॉडी कह लो उसको, ट्वाइलाइट, स्केलार मैग्नीट्यूड, स्टार आइडेंटिफिकेशन, स्टार सुटेबल फॉर ऑब्जर्वेशन। और एक टॉपिक और है जो तुम्हारे 3 मंथली मॉड्यूल में मैंने देखा मिसिंग था। कल मेरी सही सर से बात भी हुई इस बात को लेके, तो वो कहते हैं वो बाद में हैंडल कर लेंगे। बट एक अच्छा टॉपिक है जो मैं हर फेज 1 में कराता हूँ, बट क्योंकि मैं 2-2.5 महीने से नहीं था, तो वो जो शेड्यूल बना उसमें ये टॉपिक मिसिंग था, ये वाला। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स जो मैंने कराने हैं सेकंड मिनट में और फेज 1 में क्या डिफरेंस है। सेकंड मिनट में इसका क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, इसका क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, बट सेकंड मिनट में फेज 1 में ऐसा नहीं होता। फेज 1 में क्या होता है, इन तीनों को मिला के एक क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इन तीनों को मिला के एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसको 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 मिला के एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो फेज 1 में अगर हम टॉपिक वाइज प्रिपेयर करेंगे और सिर्फ टॉपिक को छोड़े कोई टॉपिक छोड़ देंगे तो फेज 1 में अटक जाएंगे। हमारे को थॉरो नॉलेज होनी जरूरी है फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेकंड मेट में और फेज 1 में ये डिफरेंस है। सेकंड मेट फेज 1 में एक और डिफरेंस है, सेकंड मेट में डेफिनेशंस एक स्टाइल में आती हैं और यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछेगा, ओके व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉटिकल ट्वाइलाइट। फिर नॉटिकल ट्वाइलाइट के कुछ एक कॉन्सेप्ट दे देगा, फिर उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दे देगा, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डाल देगा, समथिंग लाइक दैट। तो फेज 1 में और सेकंड मेट में ये डिफरेंस है। तो ये क्लैरिफाई करना कि हमारे को थॉरो नॉलेज होगी तभी हम फेज 1 के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। काफी आसान है, कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं है, सिर्फ थॉरो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जो मैं डेफिनेटली दूंगा, डिटेल में दूंगा, और जिस स्पीड से आप लोग कहोगे उस स्पीड से दूंगा। ठीक है, बट दीज आर द टॉपिक्स आई एम गोना कवर विद यू इन द नेक्स्ट 1.5 months, मोटा मोटी रफ कैलकुलेशन। तो प्लीज नोट इट डाउन। अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कर लिया ओके, वेरी गुड। कर रहे हैं सर अभी। हाँ, कर रहे हैं वीरू। जैसा जैसा आप कहें, जैसा आप कहें।
सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ सर जरूर, प्लीज गो अहेड। सर थोड़ा मतलब इस हिसाब से आप पढ़ाइएगा कि थोड़ा हमें कैचअप हो जाए, क्योंकि हम मतलब अभी 2-3 साल के बाद अभी अभी दोबारा स्टार्ट किया है पढ़ना। हाँ सर बिल्कुल, मैं तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा था। देखो मैं इसलिए जब मैं हॉरिजॉन्टल सिस्टम पे आया तभी मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि मुझसे आप क्या चाहते हो, मैं स्लो चलूं, मीडियम चलूं, फास्ट चलूं, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। तो जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरा जो स्टाइल है, जिसने मेरे से पढ़ा है वो जानता है, आई एम अ स्लो टीचर, आई एम अ वेरी स्लो टीचर। तो मैं बहुत धीरे ही पढ़ाता हूँ और बहुत हल्का हल्का ही मूव करता हूँ। जी सर। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट अगर मैं हल्का सा तेज चल रहा हूँ तो प्लीज लेट मी नो, मैं स्लो डाउन हो जाऊंगा अगर कहीं पर का। रजा तुमने तो पढ़ा हुआ सेकंड में से यार। हाँ सर आपसे ही पढ़ा है। हाँ मुझे याद आ गया, लंबा था ना, तो पूछा रखी हुई थी तुमने सेकंड में। हाँ जी हाँ जी। वो पेयर गए ऑलमोस्ट, जी लॉन्ग जी। टॉल। सही है, बस याद आ गया मेरे को, तेरा चेहरा भी याद आ गया, टॉल ठीक तो नहीं हूँ सर, मीडियम टॉल ही हूँ। है। 5 फुट 9 इंच के आसपास तो है ही यार, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। देखो बेसिकली फंडामेंटल क्या है, जब हम जहाज पे सेल करते हैं एज एनी नॉटिकल ऑफिसर, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ नेविगेशन इज टू फाइंड योर ओन पोजीशन। अब ये सुनने में तो काफी आसान लगता है क्योंकि हमारे पास गैजेट्स अवेलेबल हैं। गैजेट से मेरा मतलब है वी हैव अ जीपीएस नाउअडेज। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये समझने का है कि अगर मैं अपनी वॉचेस को, ब्रिज वॉचेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, 3 हिस्से कौन से? एक वो वाली नेविगेशन जिसमें पायलट ऑन बोर्ड है, दूसरा हिस्सा कोस्टल नेविगेशन, और तीसरा हिस्सा हाईवे, ओशन नेविगेशन कह लूं उसको। इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। तो पहले पायलट एज पे आते हैं। जब हम पायलट बर्दिंग या अनबर्दिंग की बात करूं, दोनों ही केस में जब हम पायलट के साथ में होते हैं, हमारे पास एक प्राइमरी मीडियम होता है पोजीशन फिक्सिंग का, उसको हम जीपीएस के हिसाब से यूज करते हैं। दूसरा मीडियम जो हमारे पास होता है वो रेडार से हम कोई भी रेंज एंड बेयरिंग ले सकते हैं। तीसरा मीडियम हमारे पास होता है फिजिकल, हम ब्रिज विंग पे जाएं, 2 बेयरिंग्स लें, 2 पोजीशन लाइन ड्रॉप करें और हमारी फिक्स आ गई। तो 3 मेथड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब जब हम कोस्टल नेविगेशन करते हैं तो हमारे पास मोटा मोटी 2 चीजें अवेलेबल होती हैं पोजीशन फिक्सिंग को लेकर। एक होती है जीपीएस और दूसरा हमारे पास होता है रेडार, जिससे हम अपनी पोजीशन फिक्सिंग करते हैं नॉर्मली, मोटा मोटी आज की डेट की बात करते हैं। पर जब हम ओशियन नेविगेशन करते हैं तब हमारे पास जीपीएस के अलावा बताओ कौन सा तरीका बचता है अपनी पोजीशन फाइंड करने का? बताइए। सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन। सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन। अब सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन की कुछ लोग बोलेंगे सर क्या जरूरत है यार, क्यों पढ़ाते हैं हमारे को, पॉइंट क्या है? एक चीज समझने की बात है, हम जब जहाज पे गए थे एज कैडेट, मैं तुम्हारी और अपनी दोनों की बात करता हूँ, हम जब जहाज पे कैडेटशिप में गए थे तो हमारे को एक चीज सिखाई गई थी, तुम्हें भी सिखाई गई थी, कि हमारे को हर चीज का बैकअप लेके चलना है। सो जो पायलट एज के दौरान मैंने बात करी, जीपीएस का ऑल्टरनेटिव, जीपीएस का बैकअप हमारे पास था। कोस्टल नेविगेशन की मैंने बात करी, उसमें जीपीएस का ऑल्टरनेटिव हमारे पास था। बट अगर मैं ओशन नेविगेशन की बात करूं तो जीपीएस का ऑल्टरनेटिव सिर्फ और सिर्फ सेलेस्टियल नेविगेशन बचता है आज की डेट में। कल कोई गैजेट आ जाए, कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, वो अलग बात है, बट आज की डेट में क्या ये बात सही नहीं है? सोच के बताएं। सही है सही है सर। अगर ये बात सही है तो इन केस ऑफ अ जीपीएस फेलियर we have nothing else to fall back than the celestial navigation. अब कई लोग ये आर्गुमेंट करेंगे सर हमने तो देखा नहीं कभी जीपीएस फेल होता हो ऐसे। सर मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ आपको।
बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था, उस दौरान उस एरिया में, उसके आसपास के कई सारे एरियाज में सारी पोजीशन फाइंडिंग चीजें बंद कर दी गई थी। चाइना अमेरिका का युद्ध हो जाए, वर्ल्ड वार हो जाए, सब चाइना ने बंद कर देना है। चाइना हमारे को आज की डेट में पीपीएस देता है, प्रिसाइज पोजीशनिंग सिस्टम, उसने बंद कर दिया, हम कहां जाएंगे? अब बोलोगे सर इंडिया ने बना लिया। इंडिया ने बना लिया, अभी लॉन्च कहाँ हुआ ढंग से? अभी क्या हम लोगों को अवेलेबल है? मान लो कर भी दिया तो अगर इंडिया पे अटैक हो रहा तो इंडिया भी ऐसा कर सकता है ना। अगर हम जहाज के ऊपर हैं, if we are at sea, we have to know how to find our position other than GPS. So the point I am emphasizing in the start of the course is हमारे को ये चीजें समझनी ही पड़ेंगी। इसको सिर्फ ये मान करके मत चलना कि हमें सिर्फ फेज 1 का एग्जाम पास करना है। हमें ये मान के चलना है कि जब हमारे को जहाज पे एज एन ऑफिसर जरूरत पड़ेगी, हमारे को मालूम हो कि हमें कैसे अपनी पोजीशंस निकालनी, या कुछ और भी चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात सही है सर? सही है सर। सही है सर। तो अब बात करते हैं कि पोजीशन फाइंड कैसे करें। सेलेस्टियल नेविगेशन की मैं बात करूं तो हमारे पास celestial sphere में there are certain objects which are available to us. They are sun, moon, stars and planets. इन चारों चीजों का मतलब ये है, प्लैनेट्स भी हमारे पास 4 से 5 हमारे पास नेविगेबल प्लैनेट्स हैं और 57 स्टार्स भी हैव नेविगेबल स्टार्स, जिनको यूज करके हम अपनी पोजीशन निकाल सकते हैं। उसी को सेलेस्टियल नेविगेशन कहते हैं। अब धरती के ऊपर तो हमने एक फलसफा, एक लॉजिक बना लिया कि अगर हम धरती के ऊपर हैं तो 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग योर पोजीशन ऑन द अर्थ। मैं अभी अर्थ की बात कर रहा हूं। पहला है अगर हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो, करेक्ट। दूसरी चीज जो हमारे पास अर्थ पे पोजीशन फाइंड करने की है वो है रेंज एंड बेयरिंग फ्रॉम अ नोन और अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। क्या ये बात सही है? यस सर। वेरी गुड। अब बात करते हैं कि हमने ये फलसफा तो बना लिया कि हमारे को पोजीशन फाइंड करने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए। अब अगर जीपीएस हमारे पास नहीं है और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हमारे को अपनी पोजीशन धरती पे निकालनी है, तो हमें कोई ना कोई प्रोसीजर, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई सिस्टम तो तैयार करना पड़ेगा। सिस्टम को बनाना भी पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो इसी बात को समझते हुए हमने 3 सिस्टम बनाए। किस चीज के? सिस्टम ये चीज का कि जैसे अर्थ पे हमारी पोजीशन को डिफाइन हमने किया लैट लॉन्ग में, रेंज एंड बेयरिंग में, तो जो सूरज चांद सितारे आसमान में घूमते रहते हैं उनकी पोजीशन कैसे डिफाइन की जाए सेलेस्टियल स्फीयर में। इस बात को समझते हुए हमने 3, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम बनाए होंगे, बट हम 3 सिस्टम की आज की डेट में बात करते हैं। पहला सिस्टम है, कोई बताएगा? एक्लिप्टिक। Absolutely correct. The first system is ecliptic system. Second system, ये जो ecliptic system है, it's an obsolete system. आज की डेट में ये सिस्टम ऑब्सोलीट है। बट इसकी जो खास बात है, इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं अभी डिस्कस करूंगा जो हमारे काम आने वाली है। उसके बाद यानी कि पहला सिस्टम हो गया एक्लिप्टिक सिस्टम। मैं लिख देता हूं, अगर शायद किसी को परेशानी ना हो इस बात से। कहोगे तो कहानी की तरह भी सुना सकता हूं, बट एक छोटा छोटा कुछ लिख देते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, कुछ चीजों के बारे में, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। जो फेज 1 की काम की चीजें हैं बस वही बताऊंगा। कुछ चीजों को मैं बाईपास करूंगा, फिर सेकंड में मैं काफी डिटेल में बात कर चुका हूं मैं इस बारे में। सर आपकी वीडियो स्टक हो रही है बहुत। मेरी वीडियो स्टक हो रही है? अच्छा, क्या सब लोगों को ऐसा लग रहा है या सिर्फ रजत को ऐसा लग रहा है? नहीं सर।
हो रही है सर? नो सर, ठीक है सर, ठीक है नहीं सर। बन रहा है, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। रजत एक काम कर, तू एक बारी लॉग आउट कर ले और फिर लॉग इन करके देख। ओके सर। मैं होल्ड करता हूँ 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ, करके देख तेरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। किया है सर अभी। ओके, फिर तेरी आवाज कैसे आ रही है? कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी। पहला सिस्टम है एक्लिप्टिक सिस्टम। ये ऑब्सोलीट सिस्टम है, हम इसको यूज नहीं करते, पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा सिस्टम है इक्विनॉक्शियल सिस्टम, जो हम यूज करते हैं। इसमें हमारा GHA, LHA, SHA या फिर हम डेक्लिनेशन की बात करते हैं। ये आप लोगों को मालूम है, यू आर वेल क्लियर ऑफ दैट। बट अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो जब मैं इसके बारे में बात करूंगा तब इसमें वापस आ जाऊंगा। और तीसरा सिस्टम है जो मेरा टॉपिक है आज का, दैट इज दी होराइजन सिस्टम। तो हमने 3 सिस्टम सबसे पहले बनाए ताकि जो सूरज चांद तारों की पोजीशन आसमान में फिक्स कर सके। ये 3 सिस्टम थे। रजत तू आ गया भाई? यस सर। ठीक है अभी? हाँ सर, थोड़ा ठीक है सर अभी। तेरे एक काम और कर, अगर तेरे मोबाइल पे या जो भी सिस्टम तूने खोला हुआ है कोई और एप्लीकेशन चल रही है, टिंडर, ट्विटर, XYZ, LL, कुछ लोग जानते होंगे LL का मतलब, है ना, वो सब बंद कर दे। हाँ सर, बंद ही है सर सब। ठीक है, चल, तो फिर तेरे नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम है जिसके जो हम बातचीत करेंगे, और इसमें हम सबसे डिटेल में बात करेंगे होराइजन सिस्टम, और इसको बनाने की जरूरत भी क्यों पड़ी उसके बारे में भी बात करेंगे। सो एक्लिप्टिक सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूं, फिर मैं जंप ओवर करूंगा होराइजन पे। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये आप लोगों को क्लैरिफिकेशन है, कुछ इसमें लंबा चौड़ा गेम है नहीं, है ना। सो पहले एक्लिप्टिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। हमारा जो सन है एक्चुअली में तो वो हमारी धरती सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, बट हमने ऐसा मान लिया है कि हम तो स्टेशनरी हैं बट सूरज हमारे आसपास चक्कर लगाता है। इस बात को समझते हुए हमने सेलेस्टियल स्फीयर पे एक पूरे साल भर की उसकी जो जर्नी है उसको डिपिक्ट किया। सेलेस्टियल स्फीयर पे सूरज की जो पूरी जर्नी है साल भर की, दिस इज इक्विनॉक्शियल, आप लोगों को मालूम है। दिस इज एक्लिप्टिक, यानी कि हमारा जो सूरज है उसकी डेक्लिनेशन चेंज होती रहती है। वो जो डेक्लिनेशन है, मैक्सिमम डेक्लिनेशन जो सूरज की है वो 23.5 डिग्री है, टू बी प्रिसाइज 23 डिग्री 26.7, 23 डिग्री 26.7। तो ये जो एंगल एक्लिप्टिक और इक्विनॉक्शियल पे बनता है इसकी वैल्यू ही होती है 23 डिग्री 26.7, और इस एंगल को कहते हैं ऑब्लिकिटी। ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर
इसके ऊपर हमारा जो सूरज है वो ऐसे मूव करता है पूरे साल भर के हिसाब से, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, मालूम है सबको, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनकी पोजीशन सेलेस्टियल स्फीयर पे कांस्टेंट नहीं रहती है। ये दोनों हैं, ये इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। किसी को मालूम है ये बात, या आज पहली बार पता लगी? पहली बार पता है सर। हाँ, कुछ लोगों ने जो सेकंड मिनट में पढ़ा होगा उनको पता होगा मेरे बारे में, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को की एक साइकिल पूरी होने में, यानी कि एरीज और इसकी साइकिल जो पूरी होती है, किसी को मालूम कितने साल लगते हैं? 26,000 साल। ये जो दोनों हैं, अगर सपोज आज की डेट में एरीज, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज यहां पर है, वैसे तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहना ही गलत है, एरीज कहना सही है। एरीज यहां पर है सपोज आज, तो वापस घूम करके ये इस पॉइंट पे 26,000 साल में आएगा, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक। इस पॉइंट को कोई बताएगा क्या कहते हैं? इस पॉइंट को समर सोल्स्टिस कहते हैं। इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन ऑफ जो सन होती है वो 23-26.7 नॉर्थ होती है। इस पॉइंट को विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। इस पे डेक्लिनेशन ऑफ सन 23-26.7 साउथ होती है। इस पॉइंट को स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इस पॉइंट को वर्नल, सॉरी, ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। हमारे काम की जो चीजें हैं वो मैंने इस डायग्राम पे बना दी हैं। ये सारी चीजें तुम्हारे को आगे काम आने वाली हैं। फेज 1 की बात कर रहा हूं, तो प्लीज ये डायग्राम बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को मालूम है तो इट्स ओके, अप टू यू, बट बना के रखोगे तो एक रेडी रेफरेंस मिल जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग जब कहेंगे तब आगे बढ़ूंगा। किसी को कुछ पूछना है, प्लीज गो अहेड, मोस्ट वेलकम। और ये जो आपने जो दोनों पॉइंट्स बताए इक्विनॉक्शियल, वो कौन से हैं? ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है ना, उसी को स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं, और जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा है उसी को ऑटम इक्विनॉक्स भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और आ गई इसमें, अच्छा कि तुमने याद करा दिया। एट दिस पॉइंट, या मालूम भी, समझ में भी आ रहा होगा, एक मिनट, इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 0, इस पॉइंट पे भी डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 0, ठीक है। हाँ। एक्लिप्टिक सिस्टम में जो हमारे काम की चीजें वो यही है, बस इससे ज्यादा मैं बात करूंगा ही नहीं।
सो जो एक्लिप्टिक है बेसिकली सूरज की 365 दिन की जो जर्नी है, यानी कि एपरेंट एनुअल पाथ ऑफ सन ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर इज कॉल्ड एज एक्लिप्टिक। 365 दिन की उसकी जो जर्नी है उसको जब हम एक लाइन से जोड़ते हैं तो जो आकृति बनती है उसी को एक्लिप्टिक कहते हैं, और वो आकृति कुछ ऐसी बनती है। हो गया सर। हो गया? चल, अब एक्लिप्टिक सिस्टम के बाद एक इक्विनॉक्शियल सिस्टम होता है। उस इक्विनॉक्शियल सिस्टम पे हमने सेलेस्टियल स्फीयर को, लेट्स से दिस इज अ सेलेस्टियल स्फीयर। अभी एक सेकंड, अरे पूजा भाई, क्या आप लोग सेलेस्टियल स्फीयर पे किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। मैंने इसको सेलेस्टियल स्फीयर मान लिया है और उस पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, अगर मैं कोई चीज डिफाइन ना करूं तो इसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे, है ना, ऑन दी सेलेस्टियल स्फीयर। जब हम इस चीज को बाहर से देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो, यू आर आउटसाइड दी सेलेस्टियल स्फीयर और उस पे कोई चीज है, मान लेते हैं सूरज है, जो सूरज दिख रहा है जैसे आसमान में दिख रहा है। अब आसमान में कोई सूरज दिख रहा है तो उसकी पोजीशन कैसे बताओगे जब तक आप उस चीजों को डिफाइन नहीं करोगे, कोई रेफरेंस लाइन नहीं बनाओगे। सो हमने इस चीज को समझते हुए, आउटसाइड द सिस्टम रहते हुए, आउटसाइड सेलेस्टियल स्फीयर रहते हुए इक्विनॉक्शियल सिस्टम को डेवलप किया और उसमें हमने एक रेफरेंस बनाया ग्रीनविच का, और ग्रीनविच से दूसरी लगा रहा हूं यार, निकल जा रही है, एक सेकेंड ना। ग्रीनविच से उसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग, यू कैन से एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है उसको हमने एक नाम दिया। लेट्स से दिस इज कॉल्ड, एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे मैं गलत बता रहा हूं, इस तरफ होना चाहिए बिकॉज वेस्टर्ली मेजरमेंट करते हैं, बट टू अंडरस्टैंड यू GHA, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है उसको GHA का, और अगर इसको मैं इक्विनॉक्शियल मान लूं तो इसको हमने नाम दिया डेक्लिनेशन। इक्विनॉक्शियल से कितना ऊपर या कितना नीचे इन एंगुलर टर्म, दैट इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। इस तरह हमने चीजों को डिफाइन किया इक्विनॉक्शियल पे सिस्टम के बाहर रहते हुए, और हमने 3 टर्म्स बनाई। अच्छा मैंने मिटा दिया, GHA, LHA एंड SHA। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द सेम बॉडी विद डिफरेंट रेफरेंसेस। इस जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें रेफरेंस मैंने बनाया ग्रीनविच मेरिडियन का। अगर ये ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते तो ऑब्जर्वर का मेरिडियन आ जाता, उसको हम कह देते LHA, और अगर हम स्टार एरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते तो उसको कह देते SHA। ये तीनों चीजें हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं। मैंने जो GHA लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर ये मेरिडियन इसके ऊपर से पास कर रहा है तो इसका जो GHA होगा वो घूम करके बनेगा, वेस्टर्ली मेजरमेंट होती है। इसी को इक्विनॉक्शियल सिस्टम कहते हैं।
इसमें हम लोग ऑब्जर्वर जो होता है वो बाहर से इनको देखता है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को मालूम है, अच्छे से मालूम है, नो नीड टू गो फर्दर इनटू दिस। अब आते हैं तीसरे सिस्टम पे, होराइजन सिस्टम। तो ये जो होराइजन सिस्टम है ये हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, समझते हैं इस बात। ये वाला जो सिस्टम था इक्विनॉक्शियल सिस्टम, इसमें हम लोग सेलेस्टियल स्फीयर से को बाहर से देख रहे थे, अंदर से नहीं। तो हमने सोचा कि अगर हमारे को अपनी पोजीशन अर्थ पे निकालनी है यूजिंग सूरज चांद सितारे, तो क्यों ना अगर हम सूरज चांद सितारों के बीच में ही पहुंच जाएं और वहां से सूरज चांद सितारों को देखें, तो हम ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। और जब ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे तो उस समझ से एक नया सिस्टम डेवलप कर लेंगे, एक नया प्रोसीजर डेवलप कर लेंगे, जिससे हम अपनी पोजीशन निकाल पाएंगे, क्योंकि अब हम ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं। इसी बात को सोचते हुए हमारे को तीसरा सिस्टम बनाना पड़ा। हमने सिस्टम बनाया, उसका नाम दिया होराइजन सिस्टम। होराइजन सिस्टम में हमने क्या किया, पहले तो एक बात समझते हैं, द मीनिंग ऑफ होराइजन। कोई बताएगा मीनिंग ऑफ होराइजन? Sir, to the distance up to which a person can see on earth. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो रजत ने बात बोली उसको थोड़ा सा फाइन कर रहा हूं। अगर मैं उसको ऐसे कह दूं, होराइजन मींस द लिमिट ऑफ अ पर्सन's व्यू ऑन द अर्थ और ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर। क्या ये बात सही है? राइट सर। यस है ना, लिमिट मतलब जहां तक मैक्सिमम वो देख सकता है ना। तो जब हमने ये बात सोची, ये बात समझी, तो हम अपने जहाज पे गए। अब जैसे जैसे मैं कहूंगा आप लोगों को थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, और जो मैं कहूंगा वैसा जहाज पे जाना पड़ेगा। तो सब लोग अपर डेक पे पहुंचो, स्टारबोर्ड साइड, पहुंच गए सर। अपर डेक स्टारबोर्ड साइड, रेलिंग्स के पास, और वहां पर खड़े हो, जहाज चल रहा है, तुम छुट्टी पे हो। छुट्टी मतलब तुम्हारी वॉच खत्म हो चुकी है, कोई काम नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फ्री, मिसिंग योर होम, एंड शाम का 6 बजे का वक्त है, सूरज हल्का सा डूबने वाला है या डूब चुका है, और वैसा वाला सिनेरियो, ठंडी हवा चल रही है। सब लोग वहां पहुंचो। अब मुझे बताओ, पहुंच गए, वेरी गुड। कहां तक देख पा रहे हो? दूर तक सर। नहीं सर, थोड़ा सा दिख रहा है, ज्यादा दूर नहीं। ज्यादा दूर नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही। अब अपने आप को ब्रिज विंग पे ले जाओ, सेम पोजीशन मतलब सेम डायरेक्शन, स्टारबोर्ड साइड पे, ब्रिज विंग पे। अब बाल उड़ने शुरू हो गए अच्छे से, है ना, अच्छी हवा चल रही है क्योंकि ब्रिज विंग पे खड़े हो, है ना। और आगे क्या, हाँ नहीं आगे नहीं, अब सिर्फ स्टारबोर्ड दिखा रहा हूँ मैं, आगे नहीं दिखा रहा। अब क्या स्टारबोर्ड पे जहां पे तुम खड़े हो ब्रिज विंग पे, जहां तक पहले देख पा रहे थे उससे ज्यादा देख पा रहे हो? यस सर। यस बिल्कुल सही बात है। अब हमने सोचा कि ये जो हम अपर डेक पे खड़े हुए थे कुछ हद तक देख पाए थे, फिर हम जब अभी हम जब ब्रिज पे पहुंच गए तो और ज्यादा देख पाए। अगर मैं मंकी आइलैंड पे चढ़ जाऊं या मार्स पे तुम्हारे को चढ़ा दूं और फिर कहूं तो थोड़ा और देख पाओगे। इसका मतलब ये जो होराइजन हम देख रहे थे, इसको हमने नाम दिया विजिबल होराइजन का। क्या ये बात सही है? यस सर। सही है। Yes, sir. ये जो होराइजन था ये डिपेंडेंट था हाइट के ऊपर। क्या ये बात भी सही है? राइट सर। सही है। Yes, sir. तो हमने सोचा कि अगर मेरा ऑब्जर्वर इतना ऊंचा हो जाए कि आसमान को छू जाए तो धरती पर कहां तक देख पाए। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? सर हाँ अभी आता हूं, अभी रैशनल पे। तो पॉइंट ये है कि अगर मेरा ऑब्जर्वर इतना ऊंचा हो जाए कि वो आसमान को छू जाए तो कहां तक देख पाए। अब बात करते हैं, ये जो मेरे हाथ में
एक शेप है, इट इज बेसिकली अ स्फीयर। हमारी अर्थ तकरीबन एक स्फीयर ही है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है ऑब्लेट स्फेरॉइड का। उसको ना जाते हुए उस डिटेल के अंदर में अगर मैं सिर्फ इसको स्फीयर मान लूं तो तकरीबन क्या यही शेप है हमारे अर्थ की? क्या ये बात सही है? हाँ जी सर। सही है। ओके, Yes, अगर sir. ये बात सही है तो जैसे अगर मैंने बॉल को ऐसे पकड़ा हुआ है, स्फीयर को ऐसे पकड़ा हुआ है, मैं अगर यहां पे खड़ा हो जाऊं, छोटा कर देते हैं इसको, रुक जाओ भाई। लेट्स से आई एम दिस ऑब्जर्वर ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। क्या मैं जब इस डायरेक्शन से खड़ा होकर इधर देखूंगा, इस पॉइंट से ज्यादा मैं देख पाऊंगा? इस पॉइंट से ज्यादा? या जब मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा, इस पॉइंट से ज्यादा देख पाऊंगा? नहीं। इस डायरेक्शन में खड़ा हूंगा, इस पॉइंट से ज्यादा? नहीं। तो मैंने अगर जब ये सारे पॉइंट्स को जोड़ा और जो मुझे मिला उसको मैंने नाम दे दिया रैशनल होराइजन का। यानी कि अगर मैं आसमान में हूं तो जहां तक मैक्सिमम मैं देख पाऊंगा उन सारे बिंदुओं को, 360 डिग्री के लिए बिंदुओं को जब मैंने जोड़ा तो मुझे जो चीज मिली उसको मैंने नाम दे दिया रैशनल होराइजन का। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? मैं अभी तुम्हारे को स्लाइड भी दिखाऊंगा, अभी मैं पहले समझा लूं। तो रैशनल होराइजन को क्या मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं? इट्स अ ग्रेट सर्कल on on the celestial sphere, every point on which is 90 degree away from the observer। अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ऑब्जर्वर का ही, ठीक है? यानी कि 90 डिग्री कहां से है, अब इसको समझते हैं। हमने ना सारी जो कैलकुलेशन थी स्फीयर की, हमारे पास दो ऑप्शन थे। हमारे पास पहला ऑप्शन ये था कि अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट होता जिससे हम डिस्टेंस नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं अगर अपने घर से बाहर जाऊं और सूरज की तरफ देखूं तो मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है कि मैं अपना डिस्टेंस नाप लूं सूरज से। नहीं है ना कोई इक्विपमेंट? बताओ। नहीं है। No, sir. बिल्कुल। तो हमारे को ये लिमिटेशन पता लगी कि हमारी ये लिमिटेशन है। तब हमने सोचा कि व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल टू डिफाइन द डिस्टेंस। तो हमारे को एक मैथमेटिक्स की एक खास चीज पता लगी, मालूम थी हमारे को, उसको यूटिलाइज किया हमने कि एक स्फीयर यानी एक सर्कल कितना भी बड़ा हो, एंगल उसका 360 ही रहता है। क्या ये बात सही है? यस सर। तो एक डायरेक्शन से घूम करके मैं वापस इस पे आऊंगा तो 360 डिग्री का ही एंगल कवर करूंगा। इस बात को समझते हुए हमने यहां से यहां तक को 90 डिग्री, यहां से यहां तक को 180, यहां से लेकर यहां तक को 270 और पूरे को 360 डिग्री में डिवाइड किया। अब यहां से यहां तक ये 90 डिग्री है, तो ऑल दीज पॉइंट्स आर 90 डिग्री अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने अभी के लिए ऑब्जर्वर का नाम दिया हुआ है ना? जबकि ये ऑब्जर्वर नहीं है, अभी आता हूं उसके ऊपर। So the point is, that's how we define the rational horizon. अब जब हमने ये इमेजिनेशन कर ली तो हमने कहा कि यार अगर हम ये जो बंदा हमने ऊपर भेजा आसमान में उसको अगर ऑब्जर्वर कहेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि भाई ऑब्जर्वर तो अर्थ के ऊपर है और जिसको हमने भेजा वो भी ऑब्जर्वर है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात को समझते हुए हमने जिस बंदे को ऊपर भेजा था या जिस चीज को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया था उसको हमने एक अलग से नाम दिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और उसको हमने नाम दिया जेनिथ का। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस है ना? Yeah. तो उसको हमने नाम दिया जेनिथ का। ऑब्जर्वर जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हम लॉजिकली अर्थ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और जब भी हम वर्ड यूज करेंगे जेनिथ का, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलेस्टियल स्फीयर। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी सर। चलो अब थोड़ा सा मैं मिटा के कुछ चीजें बना देता हूं। अब ये जो जेनिथ हमने बनाया या जेनिथ को हमने क्रिएट किया, डिस्कवर किया, इसके बाद हमारे को एक पॉइंट और बनाने की जरूरत महसूस हुई। वो पॉइंट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमारे को रेफरेंसेस क्रिएट करने थे। रेफरेंसेस क्रिएट करने के लिए
हमारे को 2 पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करना था, एक सर्कल को ड्रॉ करना था। इसी बात को समझते हुए हमने एक पॉइंट की और रचना करी, एक पॉइंट को और सोचा। उस पॉइंट का नाम था नादिर। अदरवाइज नादिर की हमारे को कोई जरूरत नहीं है, नादिर का हम यूज करते भी नहीं है, बट क्योंकि हमारे को पूरा एक रेफरेंस क्रिएट करना था, एक लाइन ड्रॉ करनी थी, हमारे को एक पॉइंट और बनाना पड़ा, उसका नाम था नादिर। Let's say this is the earth, this is the celestial sphere. So if the observer is here, if the observer is here on the earth, a line joining the center of the earth and the observer when extended to the celestial sphere marks the position of zenith of this observer. If my observer is here on the earth, this will be the zenith of this observer. Similarly, if my observer is here on the north pole, the zenith for this observer will be here. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? अब आते हैं इनके ही रैशनल होराइजन्स के ऊपर। इन तीनों के ही रैशनल होराइजन सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। कैसे? If the zenith is here for the blue one, क्या हो गया यार, पेन नहीं चल रहा। If the zenith is here, ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है, this will be the rational horizon limit for the ब्लू वाला ऑब्जर्वर का जेनिथ। इट मींस इस लाइन के इस तरफ अगर कोई स्टार यहां पर है, अगर कोई स्टार किसी भी मोमेंट इधर है, जब मेरा ऑब्जर्वर यहां पर है, उसका जेनिथ यहां पर है, तो ये जेनिथ इस स्टार को देख पाएगा। दिस ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी दिस स्टार ऑन दिस सेलेस्टियल स्फीयर। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Got the point. है ना? सिमिलरली एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा सर प्लीज। हाँ जी सर, श्योर श्योर। मैंने ना, आई वाज जस्ट सेइंग कि ये जो ब्लू वाला ऑब्जर्वर मेरा अर्थ के ऊपर यहाँ पर था, इसका जेनिथ सेलेस्टियल स्फीयर पे यहाँ पे था। इस जेनिथ के हिसाब से 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री अवे मैंने जो ग्रेट सर्कल ड्रॉ किया ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर, उसका नाम रैशनल होराइजन था। इस रैशनल होराइजन का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर कोई स्टार यहां पर है तो इस जेनिथ को दिखाई देगा, इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। बट अगर कोई स्टार या प्लैनेट या सूरज इधर है और जेनिथ, मेरा ऑब्जर्वर यहां पर है, जेनिथ यहां पर है, अगर पोजीशन ऑफ स्टार ये है, सूरज स्टार कोई भी बात मान लो, तो इसको दिखाई नहीं देगा। दिस विल बी इनविजिबल टू दिस जेनिथ और दिस ऑब्जर्वर। ये बताना चाह रहा था, एंड दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रैशनल होराइजन। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बिल्कुल क्लियर है। Yes, तो sir. ये जो रेड वाला है, रेड वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी दी रैशनल होराइजन फॉर द रेड वन। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो स्टार है, क्या ये स्टार रेड वाले ऑब्जर्वर को दिखाई देगा? बताइए सब लोग।
Yes, sir. ओके, ये वाला स्टार दिखाई देगा? नहीं जी, ये वाला नहीं No, दिखा। sir. बिल्कुल No, नहीं। sir. तो इसका मतलब ये हुआ डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो पोजीशन है स्टार की, यानी कि अभी की मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, अभी सूरज जहां भी है सेलेस्टियल स्फीयर में वो तो अपनी जगह पर है ही ना, पर कितने ऑब्जर्वर्स को दिखाई देगा, कितने ऑब्जर्वर को नहीं दिखाई देगा अभी के वक्त। अगर अभी ये 3:30 बजे का टाइम होने वाला है, इट विल डिपेंड ऑन दी ऑब्जर्वर्स लैटिट्यूड कि वो उसको दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। ठीक है, there are two factors, declination of sun and the latitude of observer. We'll talk about it little later. So that is the point. अब ये जो ब्लैक वाला जेनिथ है, उसको उसके परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, this will be the rational horizon for the black one. इस ब्लैक वन के हिसाब से कोई भी चीज जो इस वाले के ऊपर वाले स्फीयर हेमिस्फीयर पे होगी वो उसको दिखाई देगी। तो ब्लैक वाले बंदे को भी, ब्लैक वाले ऑब्जर्वर को भी ये वाला स्टार दिखाई देगा, ये वाला स्टार नहीं दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सर हाँ जी। अगर वो बिल्कुल लाइन पे होगा तो सर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हमने ना 2 चीज मानी है बेटा, अभी तूने जो बात उठा दी है उसको चलो बता ही देता हूँ। हमने जब 3 चीजें मानी है, देयर आर 3 थिंग्स, अबव होराइजन, दूसरा हमने माना है बिलो होराइजन, और जो तीसरी बात तूने पूछी है उसको हम कहते हैं ऑन द होराइजन, है ना। कोई भी बॉडी हमारे को अबव होराइजन दिखाई देती है, और हमने जो अपनी थ्योरी बनाई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज अगर ऑन द होराइजन होगी, जैसा तूने पूछा, क्योंकि अभी हम रैशनल होराइजन की बात कर रहे हैं, पर तेरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें विजिबल होराइजन इंक्लूड हो जाएगा। विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर। ऑन द होराइजन कोई भी चीज होगी, हमने अपनी थ्योरी के हिसाब से ऐसा माना है, वो हमें दिखाई देगी। क्लियर हुई बात? Yes, तो अगर कोई चीज लाइन पे होगी तो वो भी हमें दिखाई देगी थ्योरेटिकली। अगेन एक वर्ड एम्फसाइज कर रहा हूं, थ्योरेटिकली, एज पर आवर थ्योरी। प्रैक्टिकली दिखाई देगी या नहीं देगी उसके बारे में अलग से बात करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, यस। क्या इतनी बात समझ में आई? yes sir. Yes, sir. ओके, आई थिंक टाइम होने वाला है, तो मेरी एक ये पहली क्लास हुई है आप लोगों के साथ में। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी Yes सर। sir. Yes sir. Yes, sir. यस सर आ रही है। Thank you. यस कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पूरी नेविगेशन समझ में आ जाएगी जितना भी मैं पढ़ाऊंगा? मेरी गारंटी है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरी गारंटी है इस बात मिलेगी, 100% समझ में आएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करता हूँ, थोड़ी स्पीड आगे पीछे कर लूँ, या जो स्पीड पे जा रहा हूँ वही ठीक है? बढ़िया है सर। ठीक है सर, ऐसे ही ठीक। ठीक सर, है ठीक सर, है। यही स्पीड यही बढ़िया ठीक सर। है, सर कोई नहीं तो problem ट्राई है? कर लीजिए थोड़ा बढ़ा के, वरना सिलेबस रह जाएगा और जब हमें नहीं समझ में आएगा तो हम बोल देंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे यार, क्योंकि मेरे को ना अभी थोड़े से बेसिक ब्रशअप कराने हैं। जैसा मेरे को, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मेरे को भी तकरीबन 4 साढ़े 4 साल तो मुझे नेविगेशन पढ़ाते हो गए, और 5 साढ़े 5 साल मुझे एआरआई में स्टेबिलिटी पढ़ाते हो गए। तो थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, फेज 1 के ज्यादातर बच्चे ना चीजें भूल जाते हैं, तो एक बार मैं हल्का हल्का ब्रशअप कर लूँ, स्पीड में पढ़ा लूंगा। अभी मैं इंक्रीज करूंगा स्पीड 1-2 दिन बाद, तब तक चीजें कवर हो जाएंगी, एंड आई थिंक विल बी एबल टू कवर अप वेल इन एडवांस, डोंट वरी। ठीक है, अभी अगर मैं स्पीड पढ़ाऊंगा ना तो काफी सारे बच्चों को कम समझ में आएगा। एक बारी एक बेस बन जाए मेरा, थोड़ा सा मैं भी कॉन्फिडेंट हो जाऊं तुम्हारे ऊपर कि हाँ तुम्हारे को समझ में आ गया, फिर मैं हल्की स्पीड बढ़ा दूंगा, नो इश्यूज ऑन दैट, आई विल ट्राई। ठीक है, चलो यहाँ पे इस बात पे क्लास खत्म करता हूँ। कल मिलेंगे, कुछ स्लाइड्स भी दिखाऊंगा जो मैंने आप तक पढ़ाया, उसकी मैं कुछ हल्के फुल्के नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये सब चीज तुम्हारे को मालूम है। मैंने बस ब्रशअप करा दिया है ना, एक सिस्टम पे और इमेजिनेशन पे शुरू कराया बस। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो व्हेनेवर माय क्लास विल बी देयर। थैंक यू गाइस।
थैंक यू Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू बाय बाय।